देश अगले कुछ महीनों में अपनी सरकार चुनेगा। चुनाव के बाद कैसे बदलेगी देश की सूरत? एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में आज बारी है बीजेपी की। कई लोगों का तो कहना है कि इस बार बारी ही बीजेपी की है। तो बीजेपी से हमारे साथ आज होंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता और बीजेपी के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर रविशंकर प्रसाद। के भाइयों और बहनों, न कांग्रेस का हाथ, न राजद की लालटेन, अब तो बस जनता कमल के साथ है, भाजपा के साथ है। रविशंकर जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं और हमें बताएं कि एक तो कांग्रेस का घोषणा पत्र आ चुका है। पहला चरण 7 तारीख को है चुनावों का। आपका घोषणा पत्र नहीं आया है, कब तक आएगा और क्या होगा उसमें? देखिए, जो जाने वाले हैं उनका घोषणा पत्र जल्दी आता है। जिनको आना है, ऐसा जो जनता का संकेत है, तो थोड़ा समय लगेगा। कई नेताओं के लॉजिस्टिकल अपॉइंटमेंट, उनके कार्यक्रम देखने हैं, जल्दी ही आ जाएगा। मैं 1977 से देश के सारे चुनावों को बहुत नजदीक से देखा है और इस बार जो चुनाव में बदलाव की चाहत मैं देख रहा हूं, उत्कंठा मैं देख रहा हूं, ऐसा मैंने बहुत कम देखा है। जिस तरह से देश को चलाया गया पिछले 10 वर्षों में, जिस तरह से जनता परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, असुरक्षा के भाव से। मैं एक बात कहूंगा, आपने बताया मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहा। जब सरकार बनी तो 4.3% के लगभग ग्रोथ रेट थी। पोखरण बम विस्फोट के बाद सैंक्शन लगा, कारगिल का युद्ध हुआ, संसद पे हमला हुआ, गुजरात में भूकंप आया, 2002 का अकाल आया। इसके बावजूद जब हम सत्ता से बाहर गए तो 8.5% का ग्रोथ रेट दिया। हमने कभी नहीं कहा कि दुनिया ने हम पर प्रतिबंध लगाया था। आज एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री और देश की ग्रोथ रेट 4.5%। महंगाई, बेरोजगारी, इन सबों से देश परेशान है। आज देश बदलाव की अपेक्षा कर रहा है। भारत ऐसे बड़े देश में इतनी बड़ी युवा शक्ति, देश आगे क्यों नहीं बढ़ता? और जब देश में एक तरफ निराशा का माहौल है, तो किशोर जी ऐसा क्यों है कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो गुजरात हो, इन सबों की ग्रोथ रेट इतनी आगे है? गुजरात के विकास की चर्चा बहुत होती है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर हमारा अतीत एक आईना है तो हमारा भविष्य देश के लिए आश्वासन का होगा। और उसी अपेक्षा के साथ आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा चुनाव के मैदान में आई है। नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी, नेतृत्व की क्षमता, उनका गवर्नेंस रिकॉर्ड, ये सभी देश के सामने है। और हम उम्मीद करते हैं कि देश में जो बदलाव की चाहत है, उसमें एक संबल सरकार, एक स्थायी सरकार, एक प्रभावी नेतृत्व, इन सबों की अपेक्षा और सबों की आवश्यकता देश की जनता समझेगी और हमें अपना आशीर्वाद देगी, ऐसा हमें लगता है। तो जो पहला सवाल सबके मन में आता है वो है ये। स्थिर सरकार के लिए, प्रगति करने वाली सरकार के लिए 300 से ज्यादा एनडीए के पार्लियामेंट के मेंबर जीत करके भेजिए। मोदी की लहर का दावा पूरे देश में है, लेकिन क्या ये लहर वोट में बदलेगी? चुनाव से पहले ओपिनियन पोल और सर्वे तो ये कह रहे हैं कि एनडीए तमाम कोशिशों के बाद भी बहुमत के आंकड़े 272 तक नहीं पहुंचती दिख रही। एबीपी न्यूज नीलसन के ओपिनियन पोल में एनडीए को 233 और यूपीए को 119 सीट मिलने का अनुमान है। एनडीटीवी हंसा रिसर्च के पोल में एनडीए को 229 और यूपीए को 129 सीट मिलने का अनुमान है। सीएनएन आईबीएन सीएसडीएस के पोल में एनडीए को 212 से 232 और यूपीए को 119 से 139 सीट मिलने का अनुमान है। मोदी लाख कोशिशों के बाद भी एनडीए का कुनबा नहीं बढ़ा पा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, जयललिता, जगनमोहन रेड्डी, ममता बनर्जी को वो जरा भी लुभा नहीं पा रहे। एनडीए में अभी शिवसेना, अकाली दल, हरियाणा जनहित कांग्रेस, एलजेपी के अलावा दक्षिण में एमडीएमके, पीएमके, केएमके, एनपीएफ और आरपीआईए जैसी पार्टियां हैं। लेकिन ये कुनबा 272 के आंकड़े से काफी दूर है।
तो 272 और बहुमत तक कैसे पहुंचेंगे? आपने जब ये पूरा ओपिनियन पोल शुरू किया था तो आपने हमारी यात्रा 170 से शुरू की थी, मुझे याद है। बाकी लोगों ने भी शुरू की थी 170 175 से। आज आपके अनुसार आप हमें 200 के ऊपर ले गए हैं। अभी भी चुनाव के नतीजे आने में लगभग पौने 2 महीने बाकी हैं। तो अगर 3 महीने में हमारी यात्रा यहां तक पहुंचती है, एक बात आप समझिए, देश की राजनीति में ओपिनियन पोल की बात आप छोड़ दीजिए, जो एक बार आगे निकलता है वो ज्यादा पीछे नहीं जाता, और जो पीछे रहता है वो बहुत आगे नहीं जाता। दूसरी बात, इस देश में स्थायी सरकार दें, इसकी एक नई बहुत कोशिश चलती है। आपने देखा, अगर शिवराज सिंह जीते तो तीसरी बार 2/3 बहुमत मिला, वसुंधरा जी आई तो 3/4 बहुमत मिला। छत्तीसगढ़ ऐसे कठिन प्रदेश में भी रमन सिंह को तीसरी बार स्पष्ट बहुमत मिला। गुजरात में तो 3 बार लगातार विजयी हुई, पहले बिहार में। तो अब जनता, किशोर जी, अनिश्चित बहुमत नहीं देती है। और अगर यह जनता का मिजाज है और देश की जनता एक बदलाव के लिए स्थायी सरकार की अपेक्षा कर रही है, तो मुझे पूरा लगता है कि 272 का आंकड़ा जो है वो हम पहुंचेंगे। ये कोई कठिन मिशन नहीं है। जो मोदी जी के नाम पर छोड़ करके गए वो उनकी अगुवाई में आ गए। रामविलास पासवान मेरे प्रदेश के बड़े नेता हैं। रामकृपाल यादव जो लालू प्रसाद के प्रमुख सेनापति थे 25 साल से, वो आ गए। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, कारवां बढ़ता जाएगा। इसीलिए सवाल शुरू हुआ क्योंकि जनवरी फरवरी तक ये बढ़ रहा था, फिर मार्च में आकर ओपिनियन पोल में थोड़ा ठहराव दिखा, बल्कि कुछ जगह कुछ कम दिखा। इसलिए ये सवाल कि ये 272 तक कैसे पहुंचेगा, अब रफ्तार वो नहीं रही। अटल बिहारी वाजपेयी 96 में 3 लोगों के साथ थे, 98 में 22 लोगों के साथ गए, 99 में 26 लोगों के साथ गए। अभी रिजल्ट आने के पहले 7 जुड़ चुके हैं, और जो संख्या 210 के आसपास आप बीजेपी की बता रहे हैं, हमारे कुनबे के साथ आप 240 बता रहे हैं, एवरेज निकाल लें 230 बता रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत जिम्मेदारी के साथ, देश के चुनाव को ऑब्जर्व करने के अनुभव के साथ और जनता के मिजाज को जानने की थोड़ी कोशिश के साथ ये संख्या और बहुत आगे बढ़ेगी। 275 के मिशन को पाने की होड़ में आपको काफी एम्बैरेसमेंट्स हो रहे हैं। पहले मुतालिक का एम्बैरेसमेंट हुआ, फिर साबिर अली का एम्बैरेसमेंट हुआ, अभी आज एक संजय पाठक नाम के नेता ने, कांग्रेस के एमएलए ने मध्य प्रदेश में ज्वाइन किया है, जिन पे लोक आयुक्त पे केस पेंडिंग है। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो भाजपा जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, इन चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, वो नंबर पाने की होड़ में कहीं ना कहीं अपने मूल उद्देश्यों से भटक रही है? देखिए, आपने 2 स्पेशल नाम लिए। मुतालिक के विषय की चर्चा हम कर चुके हैं कि केंद्र ने उसको लाइक नहीं किया। बाद में आपको मालूम है केंद्र ने कहा कि उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। जहां तक और वो रद्द हुई, उसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, लेकिन हम तैयार हैं उसके लिए। जहां तक साबिर अली का मामला है, हमारी पार्टी में, सिद्धार्थ जी आप जानते हैं, आपने हमारी पार्टी को बहुत दिनों से देखा है, कोर्स करेक्शन करने की हिम्मत है। उनकी स्वयं की इच्छा थी कि मैं मोदी जी के साथ काम करूं, पार्टी के लिए काम करूं, लेकिन पार्टी के अंदर एक विचार हुआ कि भले उन्होंने आने की पेशकश की है, लेकिन शायद इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। और मैंने ही पब्लिकली अनाउंस किया था अध्यक्ष जी का निर्देश कि उनकी सदस्यता को रद्द किया जाता है। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम समझौता नहीं करेंगे। आपने संजय पाठक की बात कही, मैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा। और मैं 2 उदाहरण देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 98 में 1 वोट से हार गई। 1 वोट को मैनेज करना बहुत कठिन नहीं था। बूटा सिंह इंडिपेंडेंट मंत्री थे, हमारे यहां कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। एक पुराने कांग्रेस के मामले में उन पर चार्जशीट हो गया। अटल जी ने कहा आप पर चार्जशीट हो चुकी है, तो आप हमारी सरकार में नहीं रहेंगे। अडवाणी जी के खिलाफ जब हवाला में झूठा फंसाया गया, अडवाणी जी ने पब्लिकली कहा जब तक मैं बाइज्जत बरी नहीं होऊंगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मुझे बताया किशोर जी ने कि मैं वकील हूं, इस जिसमें ट्रायल में डिले होता है, अडवाणी जी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया था। बाद में कोर्ट ने माना कि झूठा फंसाया गया। तो मैं फिर कहूंगा, यह हमारी विरासत है, हमें ट्रस्ट करिए। ये कोर्स करेक्शन की एक उदाहरण अभी यूपी में देखने को मिला था। बाबू सिंह कुशवाहा जी को आपने लिया, फिर निकाला, उसका तो बड़ा नुकसान हो गया था। देखिए, मैंने फिर कहा, अगर हमारी पार्टी ईमानदारी से कोर्स करेक्शन करती है तो हमारी पार्टी के अंदर की मजबूती को तो आप स्वीकार करिए। अगर कहीं लगता है कि शायद कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है तो हम वो करते हैं और पब्लिकली उसको एक्नॉलेज भी करते हैं।
येडियुरप्पा जी के मामले में कानूनी पहलू तो है ही, लेकिन जब आपकी हार हुई थी तब आप ही ने कहा था कि उनका एटीट्यूड माय वे और हाईवे का था। वो एटीट्यूड बदल गया येडियुरप्पा जी का? देखिए, पहले दो बात मैं कहना चाहूंगा। येडियुरप्पा जी के मामले में आपको मालूम है कि उनका एफआईआर क्वॉश भी हुआ है। एक बात, ट्रायल में कोई बात अभी शुरू नहीं हुई है, एक आध मैटर पेंडिंग है, शायद इसको मैं स्वीकार करूंगा। येडियुरप्पा जी हमारी पार्टी के संस्थापक थे। कर्नाटक में जहां हम कमजोर थे, उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री बने, हमसे अलग गए, अपने भी हारे, हमें भी हरा दिया। इसको हमें स्वीकार करने में कोई उज्र नहीं है। अगर बाद में किशोर जी पुनर्विचार होता है और उनको लगता है कि हमें अपने पुराने परिवार में लौटना चाहिए और वो बिना शर्त आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। बाकी प्रदेश की जनता पर छोड़ना चाहिए। उन्होंने उनकी तुलना बाकी से नहीं कर सकते, क्योंकि कभी नहीं भूलिए, हमारे वो कद्दावर नेता थे, हमारे मुख्यमंत्री थे, हमारी पार्टी को सत्ता में लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। फिर भी हमारी पार्टी ने उनसे कहा आप इस्तीफा दीजिए। ये सबके सामने एक सवाल है कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि मोदी जी की वेव चल रही है बीजेपी के लिए, तो फिर आपको दूसरे दलों पर निर्भर क्यों होना पड़ता है 272 सीटों के लिए? देखिए, हम रिश्ते बनाते हैं तो निभाते हैं। एनडीए के समय से हम हैं, और आज भी बहुत सी पार्टियां जो हमारे साथ थी और अलग गई, और रामविलास जी ने पब्लिकली कहा है बीजेपी रिश्ते बनाती है तो निभाती है, सम्मान देती है। बाद में कोई अपने कारणों से अलग हो सकता है और बाद में आ सकता है। तो हमने अपने एनडीए को हमेशा रखा बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ हम देश में बदलाव करेंगे। आज खुशी है कि बहुत लोग आ रहे हैं, और उसमें जो हमारा 272 प्लस का मिशन है, बीजेपी के एक बहुत ही पुराने छोटे कार्यकर्ता होने के नाते मुझे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि बीजेपी को स्वयं बहुमत मिल जाए तो मुझे सबसे अधिक खुशी होगी। लेकिन आज जब हम अपने साथियों के साथ चल रहे हैं, तो उन साथियों के साथ चलने में हमें खुशी होती है कि वो भी बढ़े और हम भी बढ़े। 2009 में भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव हारी थी, और अगर डेवलपमेंट की बात है तो असम में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में जो सरकारें जीत कर आ रही हैं लगातार, तो क्या आप ये मानेंगे कि वो भी जनता को डेवलपमेंट दे रही हैं इसलिए जीत कर आई हैं? देश में एक बदलाव हो रहा है। जो पहले एंटी इनकम्बेंसी की बात हुआ करती थी, आज लोग गवर्नेंस को भी एक्सेप्ट करते हैं और दोबारा तिबारा जिताते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोकल फैक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है, आसाम में भी जीत हुई है, आसाम में भी शायद हम कमजोर हैं, लेकिन इसका मतलब यह कहना कि गोगोई साहब का गवर्नेंस रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, यह थोड़े विवाद का विषय है। महाराष्ट्र में कांग्रेस 3 बार आई है, अब आगे चुनाव जल्दी ही विधानसभा का होने वाला है, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। हाँ, 2009 में देखिए हम हारे, हम शायद उसको अस्वीकार कभी नहीं कर सकते, और मुझे यह भी स्वीकार करने में कोई उज नहीं है, कुछ हमारी अपनी अंदर की भी कमजोरियां रही होंगी, हम देश का विश्वास नहीं जीत पाए। लेकिन अतीत के अनुभव से सीखना चाहिए, और शायद जिन्होंने 2009 में हमें नहीं जिताया, उनको भी अंदर में क्लेश हो रहा होगा कि हमने क्यों नहीं जिताया, जो देश का हाल आज हुआ है। ट्विटर पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं रविशंकर जी। एक दर्शक हैं हरीश मुदगिल, उनका सवाल महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है कि आपका शिवसेना एमएनएस, इनसे नाता बन, शिवसेना से तो है ही, एमएनएस से भी बन रहा है, तो यूपी बिहार में जो इनकी इमेज है उस पर नैतिकता नहीं है क्या बीजेपी की कोई? देखिए, पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा राजनीतिक रिश्ता सिर्फ और सिर्फ शिवसेना से है, और ये रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ता अब 35 साल पुराना है। उस रिश्ते का हम बहुत ही सम्मान करते हैं। हमारा एमएनएस के साथ कोई रिश्ता नहीं है। राहुल गांधी ने भी भाषण में आज यही कहा कि एनडीए के लोग ही हैं जो बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में मारते हैं। अब ऐसा है कि राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, अब उनकी बात को कितना गंभीरता से लिया जाए, कभी कभी इतना गलत बोलते हैं। मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि कभी तो कहते थे कि बिहार में हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे, आज अलायंस हुआ है, किसके साथ हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उस नेता के खिलाफ कार्रवाई करने में मेरी छोटी भूमिका भी रही है, जो आपने स्वयं मेरे प्रोफाइल में दिखाया भी है। एमएनएस से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे? मैंने बता दिया स्पष्ट रूप से कि शिवसेना से हमारा रिश्ता है, हमारे प्रामाणिक, स्थायी 30-35 साल के पुराने उनसे संबंध है, पॉलिटिकल संबंध है, और उसका हम बहुत सम्मान करते हैं। नई खोज करने के और कुछ चुभने वाली असुविधाजनक बातों की कहने की जो अधिकार और स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसकी कायम रहने को लेकर कुछ डर हैं, आप कुछ इस पे कहेंगे? ये सवाल आप उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो जेपी मूवमेंट में सक्रिय रहा है और प्रेस की आजादी के लिए लड़ा है।
लाठियां खाई, जेल गया है। और नरेंद्र मोदी ने भी इमरजेंसी का विरोध किया था, जबरदस्त विरोध किया था, पूरे गुजरात में उसका विरोध किया था। इसलिए पहली बात आप जान लीजिए कि बीजेपी के शासन में मीडिया की आजादी, मीडिया का सम्मान और विरोध के असम्मान का हम पूरा सम्मान करते हैं। ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। आप अचानक बिना किसी कैलकुलेशन के कुछ लोग मिलकर साबिर अली को लाते हैं, संघ का दबाव होता है, संघ चौंक जाता है कि ये क्या हुआ है। ये तब होता है जब पार्टी का एक सिंगल लीडर अपनी कोटरी फॉर्म करता है और डिसीजंस वो लेती है और इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन जैसे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड वगैरह किनारे कर दिए जाते हैं, तभी इस तरह की चीजें गलतियां होती हैं। आपको लगता नहीं है कि इस तरह का सिंगल लीडर ओरिएंटेड पार्टी स्ट्रक्चर अगर होगा तो भविष्य में आप लोगों के लिए भी काफी खतरा हो सकता है? देखिए, पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी पार्टी में इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं, इसीलिए कोर्स करेक्शन भी होता है। अगर किसी को लेना है तो हर चीज पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं जाती है, चर्चा होती है, कई स्तरों पे होती है। लेकिन अगर मैं इसको बहुत ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं कि अगर कोर्स करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ी तो आप हमारी पार्टी के इनर डायनेमिज्म का सम्मान तो करिए कि हमें ये हिम्मत है कि हम कोर्स करेक्शन करते हैं और उसको आपके सामने बड़ी ईमानदारी से स्वीकारते भी। बीजेपी का जो सीट और परसेंटेज ऑफ वोट का जो ग्रोथ है वो राम मंदिर के जो मूवमेंट के आधार पर हुआ था, और उसके बाद 2004-2009 में जो सेटबैक है उसमें एक परसेप्शन है कि ज़्यादा एनडीए और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के कारण हिंदुत्व को डायलूशन हुआ था। तो इस बार जब मोदी जी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है और आप कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, तो क्या आप हिंदुत्व का कोई री इन्वेंशन कर रहे हैं? स्ट्रांग नेशन, स्ट्रांग स्टेट, यू आर सेइंग राम मंदिर इशू इज डेड। आप ये सवाल रविशंकर प्रसाद से पूछ रहे हैं जो रामलल्ला के और हिंदुओं के वकील रहे हैं। अब तो फैसला हो गया जयंत बाबू, कोर्ट का फैसला हो गया कि जहां रामलल्ला अयोध्या में विराजमान है वही वो स्थान है, हिंदू मानते हैं कि राम का जन्म हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इतने दस्तावेज हैं, एक वकील के रूप में कहूंगा कि जो हाई कोर्ट में जीते हैं उससे अधिक सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे, लेकिन वो एक अलग विषय है। आपने जो बात की मुद्दा नहीं है, तो क्या यह मुद्दा छत्तीसगढ़ के चुनाव में था, राजस्थान के चुनाव में था, दिल्ली के चुनाव में था, एमपी के चुनाव में था, जहां तीसरी बार हमें 2/3 बहुमत मिला? तब तो आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा था कि क्या आप राम मंदिर को भूल गए? यूपी के चुनाव में पूछा था, यूपी के चुनाव में पूछा था। राम मंदिर का मुद्दा 89 में पालनपुर में पार्टी का रेजोल्यूशन हो चुका है, उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, और राम मंदिर के मुद्दे को हर चुनाव में मुद्दा बनाने की जरूरत भी नहीं। हाँ, एक बहुत बड़ी अपेक्षा है देश के हिंदुओं की कि होना चाहिए, उसके लिए हम रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी कोशिश किया था। आरोप लगते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, इंटरव्यू नहीं देते हैं, सवालों से बचते हैं, कड़े सवालों से बचते हैं। देखिए, यह भी कहना उचित नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति अगर देश में लाखों की संख्या में बात कर रहा है, जम्मू से लेकर केरल तक और तमिलनाडु तक जहां बीजेपी कमजोर है, लाखों लोग सुनने आते हैं, वो हिंदी में बोलते हैं, उसका अनुवाद होता है। तो अगर आपको इंटरव्यू नहीं देते हैं तो वो कड़े सवालों से भागते हैं, ये तर्क निकालना उचित नहीं होगा। नहीं, वन वे होता है ना, वो तो वन वे होता है। एक मिनट, अभी तक तो 12 साल उनके खिलाफ ही वन वे चला है, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मोदी जी ने दिल्ली में एक अरुण पुरी से 1-to-1 बात किया था, एक कॉन्क्लेव में बात किया था, एक बड़े मीडिया हाउस के कॉन्क्लेव में बात किया था, बाकी उन्होंने कई बार बात किया है। आगे वो बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। जसवंत सिंह जी की किताब थी, वो गुजरात में कुछ बैन हो गई थी जी। जसवंत सिंह जी की कुछ किताब थी ना जो गुजरात में बैन हो गई थी। अब जसवंत सिंह की किताब के बारे में सरदार पटेल का एक विषय आया था जिसको लेकर कार्रवाई हुई थी। अब उस समय वो सारी बातें सामने में, वो एक्सपेल हुए, आज वो हमारी पार्टी में नहीं है। इसलिए जसवंत सिंह जी के प्रकरण को, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है, अब वो हमारी पार्टी में नहीं है, इसलिए उस पर मैं अधिक चर्चा नहीं करना चाहता। आपके प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं नरेंद्र मोदी, उनके जो अभी रिसेंटली जो भाषण हो रहे हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, देखा गया है, और उनका अहंकार भी बहुत बढ़ गया है पिछले कुछ दिनों में। तो खुदा ना खास्ता अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, आप उनको संभाल पाएंगे? देखिए, पहली बात है अपने अहंकार की बात की, प्रधानमंत्री वो जनता के आशीर्वाद से बनेंगे, और जनता का उनको आशीर्वाद मिले, हम इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये जो देश के सारे सर्वे में 2 चीज देख लीजिए, आप बहुत वरीय पत्रकार हैं, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं, लेकिन देश उनको अहंकारी नहीं मान रहा है, देश उनके भाषणों से प्रभावित हो रहा है। और आज तक जितने सर्वे भी आए हैं,
इन सारे सर्वे में उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी और राहुल गांधी और बाकी में कितना अंतर है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। भाषा की बात है तो मैं एक ही बात कहूंगा, मौत के सौदागर की कहानी किसने शुरू की मुझे बताइए आप। और चुनाव में नेताजी थोड़ा बहुत फन भी चलता है, पन भी चलता है, व्यंग भी चलता है, उससे परेशान। भारत का लोकतंत्र, भारत के विविधता का एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, तो उस सेलिब्रेशन का आनंद होने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। गैस प्राइसिंग पर केजी बेसिन से आपकी क्या पॉलिसी होगी? मैं इस प्रश्न को बड़े ईमानदारी से कहूंगा, ये एक प्रायोजित प्रश्न है, ये एक एजेंडा सेट करने वाला प्रश्न है, क्योंकि जो लोग 49 दिन में दिल्ली से भाग गए, सरकार नहीं चला सके, वो लोग इसको पूछवाते हैं। मैंने स्पष्ट कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी फिनांस की, पार्लियामेंट की, जिसका मैं स्वयं भी सदस्य हूं, जिसके अध्यक्ष भाजपा के यशवंत सिन्हा हैं, हम लोगों ने बाकायदे निर्णय करके कहा है गैस प्राइसिंग रिव्यू होनी चाहिए, रिविजिट होनी चाहिए, कंज्यूमर इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह बीजेपी का स्टैंड है। अरुण जेटली ने कहा है, मैंने कई बार कहा है, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आप कीमतों और भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र में तो काफ़ी चीज़ें कहते हैं। प्याज के दाम दिल्ली में भी वही है, गुजरात में भी वही है, मध्य प्रदेश में भी वही है। भ्रष्टाचार के मामले में आप लोकपाल की यहाँ पे बात करते हो, करप्ट लोगों की यहाँ पे बात करते हो, पर वहाँ की कैबिनेट में आप करप्ट लोगों को रखते हो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो उपदेश आप सेंटर में देते हो वो अपने स्टेट्स में लागू करके लोगों को कन्विंस क्यों नहीं करते? गुजरात में आपने इसको पूरा विषय बनाया। लोकायुक्त का मामला सुप्रीम कोर्ट में था, वहां लोकायुक्त की नियुक्ति हो गई, आपको मालूम है, और यही आर्गुमेंट किया गया था। खाली मेरा कहना आपसे एक बात बहुत स्पष्ट है, ग्रोथ का विषय हो, डेवलपमेंट का विषय हो, आपने प्याज की बात की, यह सिर्फ स्टेट का विषय नहीं है। महंगाई का विषय सप्लाई साइड का है, देश की नीतियों का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, मूवमेंट ऑफ गुड्स पर है, जो केंद्र तय करते हैं। और मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महंगाई को रोक सकती है, तो आपकी कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं रोक सकती? यह इंटरव्यू मेरा है, जब आपका टर्म आएगा तो आप यहां बैठिएगा। लेकिन 100 दिन में आपके प्रधानमंत्री ने कहा था ना 2009 में हम महंगाई रोक देंगे, क्या हुआ उस वादे का? इसलिए उसकी चर्चा बाद में करेंगे। इतना मैं अवश्य कहूंगा कि महंगाई के बारे में केंद्र सरकार को सक्रियता दिखाने की जरूरत है और राज्यों को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। क्रिकेट में जितनी बड़ी राजनीति और भ्रष्टाचार हुआ, उसके खिलाफ पार्टी ने अपने या दूसरी पार्टी के, लालू से लेके जेटली जी तक या राजीव शुक्ला जी तक, बहुत सारे नेता जुड़े रहे, लेकिन उसके खिलाफ कोई मुहिम उस भ्रष्टाचार को, उन लोगों को रोकने के लिए, या जैसे रामदेव जी के ट्रस्ट हैं, ऐसे जितने ही धार्मिक संगठन हैं, कुछ अच्छे संगठन हैं जिनके लिए अपील करते हैं, उनके न्यासों का जो काला धन, जो नेताओं का भी अरबों रुपया है, उसमें कांग्रेस के नेता भी बहुत सारे हैं, मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से भी, उनको लाने के लिए पहले कोशिश क्या आपकी सरकार करेगी, मोदी जी की सरकार करेगी, ऐसा आप कुछ कहेंगे? देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। अब आपने सीधा एक आईपीएल की बात की। आईपीएल को लेकर मामला काफी गंभीर है, मैं मानता हूं। हम लोगों ने अपने, जब वो मामला कुछ हुआ था तो मैंने स्वयं भी टिप्पणी की थी। उसमें सब पार्टी के लोग हैं। इस देश में क्रिकेट का विकास हुआ है, लेकिन बेटिंग हो और इस तरह की बातें हो, इसका हम समर्थन कभी नहीं कर सकते। और इसे मुझे इस बात का बहुत आश्वासन है कि पूरे उस मामले में आंतरिक सुधार कराने में अरुण जेटली की बहुत बड़ी भूमिका है। ये मैं स्वयं जानता हूं, ये मैं आपसे आज कह सकता हूं। अब ठीक है, अब उस पर मैं क्या बहस करूं, अब उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस मामले को स्वयं जानता हूं, काफी कुछ चेंजेस कराने में। और जो आईपीएल के पुराने संस्थापक थे, उन्होंने पब्लिकली अरुण जेटली के खिलाफ क्या क्या कहा है, ये भी आप जानते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो विदेश में है, मैं नाम लेता भी नहीं। लेकिन आपने जो एक बात कही है, बहुत काला धन एक बड़ा विषय है, वो कहीं भी हो विदेश का धन आना चाहिए। और मुझे सबसे आश्चर्य ये लगा है कि कल मैंने चिदंबरम साहब की टिप्पणी जो देखी, तो जब जाने का वक्त हो गया है तो एकाएक सक्रिय हो गए हैं। तो ये विषय आडवाणी जी ने 2011 में इसको लेकर कैंपेन किया था, देश भर में अपनी यात्रा निकाली थी, मैं भी गया था उनके साथ देश भर में। तो एकाएक आज क्यों चिदंबरम साहब को याद आया, जबकि छोटे छोटे वियतनाम, साउथ कोरिया ऐसे देश, कंबोडिया सक्रिय हैं, लेकिन आपके यहां खाली पत्रों को लिखने का टोकनिज्म होता है। मेरा स्पष्ट आरोप है आलोक जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, कांग्रेस पार्टी की नीयत काला धन बाहर लाने की कभी ईमानदार नहीं रही है, क्योंकि वो काला धन विदेश का आएगा तो कांग्रेस के लिए परेशानी होगी। मैं आपके माध्यम से, इस सवाल के माध्यम से देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसके बारे में बहुत गंभीर रहेंगे और जो भी आवश्यक प्रशासनिक,
कानूनी और कूटनीतिक कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी, अवश्य करेंगे। केजरीवाल जी जो लगातार आरोप लगाते हैं उन पर आप कुछ ज्यादा क्यों नहीं बोलते? देखिए, ऐसा है, केजरीवाल जी तो आरोप ही लगाते हैं। अब कल मेरी प्रेस थी, वहीं मुझसे एक सवाल पूछा गया, संतोष जी यहां बैठे हुए हैं, कि फर्रुखाबाद से उनका उम्मीदवार एकाएक चुनाव लड़ने से बाहर चला गया। अब केजरीवाल जी सलमान खुर्शीद के खिलाफ फर्रुखाबाद गए थे, बड़ा आंदोलन किया था, टीवी में बहुत जगह पाई थी। अब फर्रुखाबाद से उनका उम्मीदवार बैठ गया, सचिन पायलट के खिलाफ उम्मीदवार बैठ गया। रोज उनके फाउंडर मेंबर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो अन्ना हजारे के साथ नहीं रह सके और जो दिल्ली को 49 दिन से अधिक संभाल नहीं सके, आज वो देश को संभालने की बात करते हैं। देश की जनता तय करेगी। बनारस में चुनौती दे रहे हैं भाई, मीडिया में रहने के लिए तो चुनौती देना जरूरी है ना, दे, मुझे क्या आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं है। किसी को भी कहीं से लड़ने का अधिकार है, लेकिन काशी की जनता अपना फैसला कर चुकी है। 16 मई की प्रतीक्षा करिए। अगर आपका ये मानना नहीं है कि ये समस्याएं इस नव उदारवादी अर्थव्यवस्था की देन है, तो क्या इस अर्थव्यवस्था को बदलने की भी कोई कोशिश जब मोदी जी सत्ता में आएंगे तो होगी क्या? जो आपने देश की इकॉनमी की बात कही, इस पर लंबी चर्चा होनी चाहिए। क्या लाइसेंस परमिट कोटा राज से देश का विकास हुआ, या ये क्रोनी कैपिटलिज्म का एक पर्याय बन गया जो इंदिरा गांधी के समय में या बाकी समय में चला, आप भी जानते हैं। पैसे दो, लाइसेंस लो, विकास नहीं हुआ। मेरा ऐसा मानना है संतोष जी, इस देश में रोटी कैसे बटे इसकी पॉलिटिक्स बहुत हुई है, लेकिन देश में रोटी की संख्या बढ़े इसकी पॉलिटिक्स कम हुई है। अगर रोटी की संख्या बढ़ेगी तो बांटने में कठिनाई कम होगी, रोटी कम होगी तो उसके लिए आपाधापी होगी। लेकिन हां, मैं एक मानता हूं कि देश के एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपने कहा उदारवादी नीति, मेरे मन में एक सवाल हमेशा उठता है कि इस देश में हिंदुस्तानी क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, विदेशी की तो बात छोड़ दीजिए। तो अगर देश को आगे बढ़ाना है तो पूंजी निवेश करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना पड़ेगा, सड़कें बनानी पड़ेंगी, बिजली लाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सोशल इंक्लूसिवनेस के इलाके हैं गरीबों के लिए, बाकी के लिए, वो भी काम करना पड़ेगा। इसके लिए रेवेन्यू चाहिए, ये भी जरूरी है, रेवेन्यू यहीं से आता है। इस सरकार ने दोनों का बेड़ा गर्क किया है। लोगों को बड़ी परेशानी है, डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आपकी नीति क्या रहेगी? क्योंकि पहले तो आपने मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा था अपने एनडीए की सरकार में, अब क्या सब्सिडी रहेगी? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि अगर देश की स्थिति बहुत खराब हो जाए तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात सोचनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, इस देश में इंडिजिनस ऑयल प्रोडक्शन को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एथेनॉल मिक्स करने की जो बात होती है, और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से इस चर्चा को प्रोवोक करूं देश के सामने में, इस देश में एक बहुत बड़ी इंपोर्ट लॉबी है जो काम करती है। ब्राजील में, बाकी देशों में इथेनॉल को मिक्स करने को लेकर काफी मामला आगे बढ़ा है। भारत में इथेनॉल की बहुत संभावना है, गन्ना की खेती से होता है, लेकिन यहां पर यह ब्लेंडिंग क्यों नहीं होती? कौन सी ताकतें हैं जो देश के स्वयं के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के विकास पर रोक लगाती हैं? ये भी चर्चा कभी न कभी करनी पड़ेगी। जो नीतियां आपने अपनाई, उसी नीतियों का आपने बाद में विरोध किया। वीएटी का पालन हुआ क्योंकि कांग्रेस ने आपको सपोर्ट किया, जीएसटी का पालन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने अपनी ही नीति पर कांग्रेस का विरोध किया। विदेशी निवेश की अगर बात करें, विदेशी निवेश आपने खुलकर बढ़ाया, बहुत फायदा भी हुआ देश को। देशी निवेशक, विदेशी निवेशक सबने पैसा लगाया, लेकिन जब कांग्रेस ने विदेशी निवेश को बढ़ाने की कोशिश की कई सेक्टर्स में, आप ही ने उस पर विरोध जताया। तो ये क्या नीति है कि जब या तो हम करें या तो को न करें? ऐसी क्या नीति है आपकी? देखिए, पहली बात मैं आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, जीएसटी में मैंने जीएसटी को एग्जामिन किया है। जीएसटी को शुरू करने वाली भाजपा है, एनडीए सरकार है। लेकिन अगर प्रदेश सरकारों का कुछ सवाल है कि आप हमारा शेयर को कैसे अलॉट करेंगे, जो हमारा कॉम्पनसेशन है उसकी चिंता होनी चाहिए। आपको मालूम है फिनांस मिनिस्टर का एक ग्रुप था, सुशील मोदी जो बिहार के डिप्टी सीएम थे उसके चेयरमैन थे, उनके रिकमेंडेशंस थे। मैं आपसे पूछूं, सब मानेंगे क्या? दूसरी बात, एफडीआई के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एफडीआई आना चाहिए, इसको लेकर कोई बहस है क्या? आज देश में सड़कें क्यों नहीं बन रही? आज 2G क्यों घायल है? आज पावर सेक्टर में क्यों प्रॉब्लम है? एक सवाल है कि जो बड़े बड़े बैनर लगे हैं कि उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए, ये मोदी जी कहते हैं।
दूसरी तरफ जब गुजरात के चुनाव हुए तो मोदी जी लगातार कहते आ रहे थे कि पिछले 10 सालों से मैंने सिर्फ गड्ढे भरे हैं, अब मुझे 5 साल विकास के लिए दीजिए। ये मोदी जी का स्टेटमेंट गुजरात में था। तो गुजरात जैसे छोटे राज्य को यदि गड्ढे भरने के लिए 10 साल लगे तो क्या पूरे भारत के गड्ढे भरने को आपको कम से कम 50-60 साल नहीं लगेंगे? मैंने भी गुजरात में प्रचार किया है और आप जो कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। आज जो वो एक पॉलिटिकल पॉइंट बता रहे हैं कि 60 साल से कांग्रेस पार्टी पावर में है, जिसमें 55 साल कांग्रेस पार्टी डायरेक्टली है और कुछ साल सहयोगी के रूप में है। अगर उसमें भी गरीबी की बात होती कि गरीबी क्यों बढ़ रही है, विकास की चिंता होती है, तो मोदी जी देश के सामने एक भविष्य का खाका रख रहे हैं। आपने दिया 60 साल, एक बार हमको 60 मिनट देकर देखिए। तो अगर ये पॉलिटिकल पॉइंट देश की जनता को भाता है तो आपको तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपने कहा कि नीतीश जी पर आपसे कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। कल नीतीश जी हमारे यहाँ मंच पर थे, उन्होंने कहा है जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना था तो एनडीए के बाकी लोगों की भी सुनी जाती, सिर्फ बीजेपी ने अपनी चलाई। जी नहीं, सबों से पहली बात है कि बीजेपी पहले तय करेगी ना। एनडीए के घटक को हमको वीटो का अधिकार तो नहीं है ना, आपत्ति सिर्फ उनकी थी। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूं, नीतीश कुमार की पार्टी के एक भी एमपी जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है और एक भी एमएलए मंत्री सहित जिनको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, वो नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक आलोचना नहीं करते। कुछ लोग विधान परिषद के करते हैं और कुछ लोग राज्यसभा के करते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले बिहार की जमीन पर हवा क्या बह रही है जानते हैं। अगर आपकी सरकार बनती है इलेक्शन के बाद तो आपकी नीति अल्पसंख्यकों को लेके क्या होगी? क्या वो अटल बिहारी वाली नीतियां अपनाई जाएंगी या मोदी जी ने जो गुजरात में शुरू में अपनाई? आपका मामला शायद गुजरात के राइट को लेकर के है। राइट कहीं भी हो वो ठीक नहीं है, जो कार्रवाई हुई है। लेकिन आज गुजरात में मोदी जी की सरकार ने जो विकास के अवसर दिए हैं उसमें हिंदू का भी विकास हो रहा है, मुस्लिम का भी विकास हो रहा है। अगर वहां ज्योतिर्ग्राम योजना के अंतर्गत 24 घंटे बिजली आती है 26,000 गांवों में, तो हिंदुओं के गांव में भी आती है, मुसलमानों के भी गांव में आती है। अगर नर्मदा का पानी से वहां का वाटर रिचार्ज हुआ है तो सबों के गांव में हुआ है। तो मुझे लगता है कि यह सोच ठीक नहीं है। अल्पसंख्यक कोई भी हो, हम पूरा सम्मान करते हैं। और आपको बता दूं, हमारे गोवा में उप मुख्यमंत्री तो क्रिश्चियन समाज से आते, रोमन कैथोलिक है, 9 विधायक हमारे हैं। अभी राजस्थान में चुनाव हुआ है तो जो 4 अल्पसंख्यक के विधानसभा है वहां हमारे मुसलमान भी जीते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में 80% जहां नागालैंड में, मिजोरम में, वहां हम जीते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी बड़ी संख्या में काम होता है। तो हमारे खिलाफ एक पूर्वाग्रह है, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं। नहीं, गुजरात में अगर मुस्लिम समुदाय का इतना विकास हुआ है तो आपको एक कैंडिडेट भी नहीं मिलता विधानसभा के लिए। अभी आप ये तो आप ध्यान नहीं दें, लगभग 300 हमारे काउंसलर जीते हैं, म्युनिसिपैलिटी में जीते हैं, वो भी तो देखिए। एक मुझे याद है सूरत के आगे एक क्षेत्र है जहां मुस्लिम की आबादी बहुत है, बीजेपी को 80% मिला है। उसमें एक विनेबिलिटी फैक्टर भी आता है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर अल्पसंख्यक की दुहाई देने वाले कांग्रेस पार्टी ने कितना टिकट दिया है गुजरात में मुसलमानों को? देश में कितना दिया है? मैं ऐसा मानता हूं और बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस देश का मुसलमान भी इस पारंपरिक बहस से आगे निकलना चाहता है। वो भी रोजगार चाहता है, विकास चाहता है, शिक्षा चाहता है, गुड गवर्नेंस चाहता है। और मुझे लगता है कि जो मैं देश घूमता हूं तो बीजेपी को मुसलमानों का एक संतोषजनक प्रतिशत वोट इस बार मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, इस मंच पर आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार रहेगा हमें, प्रणाम करता हूं और बहुत हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता है। इंतजार रहेगा हमें बीजेपी के घोषणा पत्र का भी, जो कि आप कह रहे हैं कि जल्दी आने वाला है। जी, बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। घोषणा पत्र में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।